Hi everyone, welcome back to the channel and welcome to this new class. So in this class we will do some more idioms और ये जो idioms हैं ये आप लोगों के जो भी गवर्नमेंट या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, इंग्लिश वोकैब एक क्रूशियल पार्ट है। तो आप सभी के लिए ये जो क्लासेस हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एंड दिस इज़ आवर 21st पार्ट बिकॉज ऐसा है कि हम लोग हर क्लास के अंदर 10 ईडियम करते हैं और 200-300 ईडियम से कुछ नहीं होगा। आप लोगों को अच्छे खासे ईडियम्स की नॉलेज होनी चाहिए बिकॉज एग्जामिनर का पता नहीं है वो कहाँ से कौन सा ईडियम उठाकर आपसे पूछ ले। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ईडियम्स को कवर अप करने की, ताकि हमारे नंबर ना आने का जो चांस है वो बिल्कुल ज़ीरो रह जाए। मतलब हम सारे इडियम्स कर लें ऑलमोस्ट, एटलीस्ट जो एग्ज़ाम के अंदर रिपीट होते हैं कई बार वो तो कर ही लें। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट मी, माय नेम इज़ पूजा दुरान और इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर मैंने पढ़ाया है। 7 ईयर्स टोटल मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इडियम। द फर्स्ट इडियम इज़ इन्स एंड आउट्स। इस इडियम को करवाने से पहले ना आप लोग याद करो, हमने 20th क्लास के अंदर एक इडियम किया था, इन नट शेल। लेट मी राइट हियर, इन नट शेल। उसका मतलब ये था कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा ब्रीफ में बताना। मतलब देखो, ब्रीफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थोड़ी इन्फो, मतलब एक तरीके से इसको समराइज्ड वे में बताना। लेकिन डिटेल का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन को आप लोग फर्दर डिलीवर्ड करते हो, ठीक है। तो एक तरीके से इन आउट्स इज द एंटोनिम्स ऑफ इन नटशेल। इन नटशेल का मतलब था जब आप चीज़ों को समराइज्ड वे में बताते हो, मतलब ब्रीफ फॉर्म में। लेकिन इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है जब आप किसी भी मैटर को, किसी भी बात को फुल डिटेल्स में बताते हो। चलो इसको इस तरीके से याद रखो भाई, आप किसी कंपनी, आपका एक ड्रीम है किसी कंपनी के अंदर जॉब करने का। आपने ना एक वो बना ली, एक लिस्ट बना ली कि मुझे अपने करियर में, प्रोफेशनल करियर में पहले इस कंपनी में जॉब करनी है, फिर मुझे उस कंपनी में जाना है, धीरे धीरे मुझे हाईएस्ट कंपनीज में जाते जाना है। तो आप क्या करोगे, उन सभी कंपनीज के बारे में इन्स एंड आउट्स आप पूरी डिटेल्स निकालोगे कि कैसे आप उन कंपनी में इन हो सकते हो और कैसे आप वहां से आउट, मतलब वो ना निकाले लेकिन आप किस तरीके से वहां से निकलकर एक बहुत अच्छी कंपनी में फर्दर जा सकते हो, उससे भी हाईएस्ट पेइंग कंपनी में। तो इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है किसी भी चीज की पूर्णतः जानकारी, फुल डिटेल्स में बताना, और यू कैन से विस्तृत विवरण देना, ठीक है। सो दिस इज आवर फर्स्ट इडियम। और इन नटशेल को याद रखो प्लीज, ये दोनों एक दूसरे के इंटोनिम्स हैं। तो यही मैं बोलती हूँ, जब भी आप कोई वोकैब, कोई सिनोनिम, कोई इंटोनिम्स, कोई इडियम करो तो कोशिश करो अपने दिमाग को इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो कि भाई जब आप कोई इडियम पढ़ो, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ, तो आपने ऐसा ही कोई इडियम पहले पढ़ा है तो उनको कनेक्ट करने की कोशिश करो, या उससे अलग आपने कोई इडियम पढ़ा है तो उनको, उनके बीच में एक कंपैरिजन करने की कोशिश करो, जैसे अभी इन नटशेल और इन्स एंड आउट्स में हो गया। नेक्स्ट, सेकंड इज आयरन हेड, सॉरी आयरन हैंड। आयरन का मतलब आप सबको पता है क्या है, लोहा। और लोहा जो होता है भाई वो बहुत मजबूत होता है ना, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, मतलब उसको तोड़ना तो मुश्किल ही है, पिघलाना पड़ता है ना। देखो आयरन हैंड का, अब जो हैंड आयरन का बना होगा, जो हाथ लोहे का बना होगा, तो वो जो हाथ कंट्रोल करेगा, उस हाथों में जो कंट्रोल होगा वो बहुत ही ज़्यादा कड़ाई वाला कंट्रोल होगा, मतलब स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगा। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा सख्त होना, बहुत ज्यादा कठोर होना। तो आयरन हैंड का मतलब होता है बहुत ज्यादा कड़ाई से, मतलब रिगरस कंट्रोल। रिगरस का मतलब होता है स्ट्रिक्टली, मतलब जब किसी बिलीफ को या किसी काम को या किसी रूल को आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, तो आयरन हैंड का मतलब होता है क्या, बहुत ही कड़ाई से, बहुत ही ज्यादा। जैसे बहुत सारे ऑफिस ऐसे होते हैं जहां पर भाई आपको 9 बजे ऑफिस आ जाना है, ठीक है, आपको अपनी लीविंग टाइम से पहले, मतलब 5 बजे तक की आपकी जॉब है तो उससे पहले आपको नहीं निकलना, तो वो बहुत ज़्यादा आयरन हैंड वाली कंपनी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल, रिगरस कंट्रोल वहाँ पर फॉलो अप किया जाता है।
थर्ड इडियम, ईचिंग पाम, ठीक है। ऐसा नहीं बोलते जब हमारी ईचिंग का मतलब होता है भाई खुजली, जब आपकी पाम, पाम का मतलब होता है हथेली, जब आपके हाथ में ऐसे खुजली होती है तो हम ऐसे नहीं बोलते कि भाई पैसा आने वाला है ना, ऐसे बोलते हैं। तो ईचिंग पाम का मतलब होता है क्रेविंग फॉर ब्राइब, मतलब रिश्वत के लिए एक तरीके से मरना, मतलब तड़पना कि भी मुझे रिश्वत मिल जाए, मुझे रिश्वत में पैसा मिल जाए। मतलब कुछ लोग ऐसे होते ना, कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर भाई छोटे मोटे काम के लिए भी दूसरों को लूटने की कोशिश करते हैं, है ना, जो कि काम वो एज इंसानियत वो कर सकते हैं और इतना कुछ होता नहीं है, तो वहां पर वो लोग क्या करते हैं, वो रिश्वत के लिए क्रेविंग करते हैं। मतलब ईचिंग पाम मतलब रिश्वत के लिए एक तरीके से इच्छा करना। फोर्थ इज इट्सी बिट्सी। इट्सी बिट्सी का मतलब यहाँ पर होता है, अच्छा ठीक है, आप लोगों ने बाइनरी डिजिट के बारे में सुना है, अगर आप में से किसी ने कंप्यूटर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो हम वहाँ पर सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, बिट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बिट्स क्या होती है, सबसे छोटी वहां पर डिजिट आ जाती है, ठीक है, जिसको 0 और 1 जो होती है हमारी, ठीक है। तो वेरी स्मॉल और टाइनी, वेरी स्मॉल और टाइनी, इट्सी बिट्सी का मतलब होता है बहुत ही छोटा होना, मतलब बहुत ही अत्यंत छोटी कोई चीज जो होती है ना उसको इट्सी बिट्सी बोलते हैं। जैसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े ऐसे नहीं जो छोटे छोटे बिल्कुल दिखाई भी नहीं देते हमें, है ना, उनको सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है, तो वो क्या होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं। अत्यंत छोटा होना कोई चीज, दैट इज कॉल्ड इट्सी बिट्सी। फिफ्थ इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन, अ पर्सन हु नोज मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, मतलब जिसको बहुत सारे कामों की नॉलेज है, बहुत सारे टास्क की नॉलेज है, ठीक है, बट इज अ मास्टर ऑफ नन, लेकिन वो निपुण, मतलब एक्सपर्ट वो उनमें से किसी भी काम में नहीं है। जैसे कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं भाई, उन वो इतने सारे सब्जेक्ट उठा लेते, थोड़ा बहुत उनको उस सब्जेक्ट का था, लेकिन वो एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं होते, एक या दो जितने भी हैं, तो आप उनको क्या बोल सकते हो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। तो वहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि आप एक से दो काम में अपने आप को खुद स्पेशलाइज्ड बना लो, एक्सपर्ट बना लो, क्योंकि आज के टाइम पे एक्सपर्ट्स की नीड है। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन का मतलब होता है जब आपको बहुत सारे कामों की नॉलेज हो लेकिन आप किसी भी काम में मास्टर ना हो, निपुण ना हो, ठीक है। तो ये है इस इडियम का यहाँ पर मीनिंग। नेक्स्ट इज जेल बर्ड। अच्छा फिफ्थ हमने कर लिया। जेल बर्ड का मतलब यहाँ पर देखो, एक ऐसा बर्ड जो कि जेल में गया था या फिर जेल में, मतलब जेल में अभी है या फिर जेल में कभी गया था। तो ऐसा बर्ड जो जेल में है या जेल में कभी गया था, भाई कोई क्राइम करके या किसी भी तरीके से, ठीक है। तो जेल बर्ड का मतलब होता है एक पर्सन हु इज और हैज बीन कन्फाइंड टू जेल, मतलब जो कभी जेल में गया था या हाल फिलहाल मतलब एट द प्रेजेंट वो जेल में है, तो इसको कहा जाता है जेल बर्ड। तो जेल बर्ड को याद रखना कि भी एक ऐसा बर्ड, बर्ड को यहाँ पर इंसान से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। पक्षियों को तो जेल में नहीं डाला जाता ना, तो जेल बर्ड को याद रखो कि एक ऐसा पक्षी या एक ऐसा इंसान जो कि जेल में कभी गया था या अभी जेल में है। तो बर्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है एक इंसान को। सेवेंथ इडियम इज जॉन्डिस्ड आई। चलो ठीक है, जॉन्डिस्ड के बारे में किस किस को पता है, जॉन्डिस का मतलब क्या होता है, आप लोगों को कुछ सेकंड का टाइम देती हूँ मैं। व्हाट डू यू मीन बाय जॉन्डिस्ड? चलो एक एग्जांपल दे देती हूँ, आप लोगों को हिंट दे देती हूँ। जॉन्डिस जो है ये एक डिजीज होती है, जॉन्डिस जो है ये एक डिजीज होती है, मतलब एक बीमारी। देखो सोचो, अगर आप में से किसी होता है तो जॉन्डिस का मतलब होता है भाई एक तरीके से पीलिया जो बीमारी हम बोलते हैं ना, पीलिया, उसको हम लोग इंग्लिश में जॉन्डिस बोलते हैं। और जॉन्डिस आएगा, देखो वैसे तो जॉन्डिस पीलिया मतलब बीमारी को बोलते हैं, वैसे जॉन्डिस आई ईडियम का मतलब ही कुछ हो रहा है। इसका मतलब होता है एक तरीके से
पक्षपात पूर्ण दृष्टिकोण, मतलब ऐसा नहीं होता अभी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऑफिस में 3 बंदे हैं, ए बी और सी। ए जो है ना ये बॉस है, ठीक है, और बी और सी इसके एम्प्लॉई है। ए जो है वो बी को अच्छे से जानता है, वो उसके दोस्त का लड़का है, मतलब बी जो है वो ए के दोस्त का लड़का, सी जो है ये ऐसे ही अननोन पर्सन है। तो ऐसा कुछ होता है ऑफिस में, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वहां पर सारा इल्जाम किस पे आ जाता है, सी पे आ जाता है, जबकि गलती सारी किसकी थी, बी की थी। लेकिन ये जो ए है ये फिर भी बी की गलती नहीं निकालता, ये सी की निकालता है, क्योंकि ये क्या है, ये इसके दोस्त का बेटा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ए जो है वो पक्षपात पूर्ण दृष्टिकोण दे रहा है, मतलब उसको सच्चाई पता होते हुए भी वो पक्षपात कर रहा है, मतलब पार्शियलिटी कर रहा है, बिकॉज बी इज नोन टू हिम, बी उसके दोस्त का लड़का है। तो ऐसे पर्सन जब किसी दूसरे को पक्षपात पूर्ण दृष्टिकोण से देखता है तो उसको बोला जाता है क्या, जॉन्डिस्ड आई। मतलब ये जो ए है ना इसकी आईज क्या है, जॉन्डिस्ड, मतलब ये पक्षपात करता है। तो टू लुक एट समथिंग विद प्रेजुडिस्ड व्यू, देखो प्रेजुडिस्ड का मतलब यहाँ पर होता है किसी चीज में डिस्ट्रस्ट होना, मतलब बिलीव ना होना। जैसे यहाँ पर ए को किस में बिलीव नहीं है, बी में बिलीव नहीं है ना, जानबूझकर उसको गलती ठहरा रहा है। तो यहाँ पर बोला जाता है जॉन्डिस्ड आए, पक्षपात पूर्ण दृष्टिकोण को। टू लुक एट समथिंग मतलब किसी चीज पर या किसी पर्सन पर किस तरीके से देखना, डिस्ट्रस्ट व्यू से या पक्षपात पूर्ण दृष्टिकोण से देखना। 8th, जंप टू अ कंक्लूजन। देखो कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन का मतलब होता है एक तरीके से निष्कर्ष। अब ये तो हिंदी में मीनिंग हो गया, इसका मतलब समझो क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा नहीं होता, आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा, ठीक है, और वो कंसेप्ट पढ़ने के बाद फाइनली आपको उसका एक कंक्लूजन निकालना है, मतलब उसका निष्कर्ष निकालना है कि आपने आखिर इससे सीखा क्या, आपको इससे क्या समझ में आया। दैट इज द कंक्लूजन ऑफ दैट कंसेप्ट। तो लेकिन आपने क्या किया, आपने वो पूरी स्टोरी पढ़े बिना, वो पूरा कंसेप्ट पढ़े बिना आपने ऐसे ही कंक्लूजन निकाल दिया, तो वो कंक्लूजन क्या होगा, वो प्री मैच्योर कंक्लूजन होगा, मतलब वो गलत होगा, क्योंकि आपने पूरे से अच्छे से उस स्टडी को नहीं एनालिसिस किया, आपने अच्छे से उस कंसेप्ट को नहीं समझा। तो जंप टू अ कंक्लूजन का मतलब यहां पर होता है गाइस, बिना सोचे समझे नतीजे पर पहुंच जाना। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर इन एन एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, आपने नकल नहीं की, साइड वाले पर्सन ने आपकी तरफ उस नकल को फेंक दिया, और वहां पर क्या थी, वहां पर वो जो एग्जाम मतलब जो क्या बोलते हैं उनको, हाँ, इंस्पेक्शन वाले जो आते हैं, उन्होंने आपके हाथ में, मतलब आप उसको साइड में डाल देते, उसने आपके हाथ में देख लिया, तो उसने आपके ऊपर वहां पर केस लगा दिया, ठीक है। तो उस केस में मतलब गवर्नमेंट एग्जाम आप दे रहे थे, तो कि भी आपको कभी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, तो वहां पर क्या उनको अच्छे से कंक्लूड, मतलब उनको अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए था, आपसे वो क्वेश्चन पूछने चाहिए थे कि भी अच्छा इसके हाथ में ये नकल, अगर वो पर्सन कहता भी मैंने ये नहीं किया, दूसरे पर्सन ने किया, तो आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता था भी अच्छा ठीक है आपने नहीं किया, तो ये जो क्वेश्चन है ये आप मुझे बताओ। और अगर आप वहां पर बिना उस नकल के उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बता देते हो, तो दैट मीन्स वो एक मैच्योर कंक्लूजन होगा। तो जंप टू अ कंक्लूजन का मतलब होता है जब पूरी सच्चाई जाने बिना बिना सोचे समझे किसी नतीजे पर पहुंच जाना। देखो जंप का मतलब क्या होता है, कूदना, मतलब आपको इतनी जल्दी है कंक्लूजन करने की, कंक्लूड करने की। एक तो आप आराम से चल के कंक्लूजन करो, कंक्लूड करो, एक आप कूद के कंक्लूड करो, मतलब आपको बहुत जल्दी है। तो बिना सोचे समझे नतीजे पर पहुंचना, टू कम टू अ कंक्लूजन प्री मैच्योरली। 9th, कंगारू कोर्ट। अभी कोर्ट तो कोर्ट होता है इंसानों का, अगर आप कोर्ट कह रहे हो तो दैट मीन्स वो एक लीगल कोर्ट है, ठीक है, वो एक वहां पर एक तरीके से कानूनी न्यायालय है जहां पर चीजें बिल्कुल लीगली होती हैं। लेकिन जो कोर्ट भर भाई कंगारुओं का होगा, जो कोर्ट कंगारुओं का होगा, अब कंगारू हम सबको पता है कैसे जानवर होते हैं, इधर से उधर कूदना, तहस नहस करना। तो मतलब जो कोर्ट कंगारुओं का होगा वो क्या होगा, वो अन्यायिक, मतलब इलीगल कोर्ट होगा, वहां पर इलीगल फैसले होंगे, इलीगल काम होंगे। तो कंगारू कोर्ट को याद रखो, गैर कानूनी न्यायालय, जहां पर गैर कानूनी फैसले होते हो, वही पक्षपातपूर्ण फैसले होते हो। इसका मैं फिर से बता रही हूँ, कंगारू कोर्ट का मतलब होता है गैर कानूनी न्यायालय। कोर्ट को हिंदी में लोग न्यायालय बोलते हैं ना,
एंड द लास्ट इडियम इज कीप वंस फिंगर्स क्रॉस। देखो जब आपका रिजल्ट आने को होता है, फॉर एग्जांपल आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 4-5 साल बहुत मेहनत की और फाइनली आपकी मतलब मेंस जो रिजल्ट आना होता है एग्जाम का वो आने वाला है, तो आप अपनी फिंगर क्रॉस कर लेते हो। मतलब फिंगर क्रॉस करने का मतलब होता है कि एक तरीके से इच्छा करना कुछ अच्छा होने की, कुछ अच्छा होने की कामना करना या इच्छा करना। तो ऐसे केस में हम अपनी फिंगर्स को कर लेते हैं क्रॉस। तो यही मतलब होता है इसका भी, कुछ अच्छा या कुछ अच्छी न्यूज आने की इच्छा करना या कामना करना, टू वेट एक्सपेक्टेंटली। अब फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे हमारे 20th पार्ट के अंदर जो हमने इडियम्स किए थे, ठीक है। अगर आप लोगों ने लाइफ में रिवीजन करने की आदत डाल ली, देन यू कैन क्लियर एनी एग्जाम, क्योंकि दिमाग को भी बार बार एक बार पढ़ने से चीज़ें याद नहीं होती, बार बार उनको याद करना पड़ता है। इन वॉक का मतलब था भाई फैशन में होना, कोई चीज़ करंटली मतलब प्रचलित होना। इन द सेम बोर्ड का मतलब था सेम हालात में होना, एक जैसे हालात में होना। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है बिल्कुल सही वक्त पर, बिल्कुल ठीक समय पर। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है अंततः, मतलब अल्टीमेटली। इन द ब्लूज का मतलब होता है दुख में, संताप में। देखो ये सारे इडियम्स अगर आप कोई पहली बार लर्नर देख रहा है तो ये सारे मैं डिटेल्ड में, जैसे आज वाले पढ़ाए वैसे डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ 20th पार्ट के अंदर। तो प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पर जाकर आप इन सभी इडियम्स को डिटेल में पढ़ सकते हो। ये भी मैं बस रिवीजन करवा रही हूँ। इन फुल स्विंग का मतलब होता है पूरे जोरों शोरों पर जब तैयारी होती है। इन अ नट शेल अभी हमने किया था ना, जो हमने इन्स एंड आउट्स किया था, मतलब पूर्णतः जानकारी, उसका एंटोनिम क्या था, इन अ नट शेल, मतलब बहुत ज्यादा ब्रीफ फॉर्म में होना। हर्ष मनी का मतलब है किसी बात को छुपाने के लिए, कोई सीक्रेट रखने के लिए जो मनी दी जाती है, दैट इज हर्ष मनी। इसका मैंने नहीं बताया था, मतलब शक, हम जब ऐसे करते हैं मतलब किसी को चुप करवाने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए जो पैसा दिया जाता है दैट इज हर्ष मनी। ह्यू एंड क्राई का मतलब था भी जब बहुत, मतलब पब्लिक का मतलब ही हो रहा है बस, जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो, तो जब बहुत सारे लोग एक साथ हो हल्ला करते हैं, मतलब शोर मचाते हैं, तो वो कहलाता है ह्यू एंड क्राई। हॉल एंड कॉर्नर पॉलिसी का मतलब था गुप्त नीति। मतलब ये नहीं बताया था मैंने यहाँ पे कि जब आप कोई पॉलिसी कॉर्नर में जाकर किसी के साथ डिस्कस करते हो, कोने में जाकर या हॉल में जाकर, तो वो क्या है, मतलब वो नीति आपको गुप्त रखनी है, ठीक है। और बाकी लेट मी टेल यू, अगर आप कॉमर्स की स्टडी करना चाहते हैं विद मी, तो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज पूजा दुरान नाम है उस चैनल का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वैसे भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप मेरे साथ कॉमर्स की स्टडी कर सकते हो एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, चाहे आप मैनेजमेंट या एचआर के स्टूडेंट है तो भी, और बीकॉम एमकॉम या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं जिसमें कॉमर्स मैनेजमेंट एचआर पूछा जाता है तो भी, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैव अ ग्रेट लाइफ, बाय बाय, टेक केयर।